मित्रों नमस्कार। मैं आज अपने इस वीडियो के बारे में बातचीत करूं। ये राजस्थान में बीकानेर राज्य के किसान आंदोलन के ऊपर है। बीकानेर राज्य के किसान भी जिस तरह से अन्य देशी रियासतों में पीड़ित थे व्यवस्था से, उसी तरह से बीकानेर के किसान भी पीड़ित थे। किंतु बीकानेर में आंदोलन अत्यधिक विलंब से पैदा हुए, इसके पीछे कुछ कारण रहे, उन पर मैं बातचीत करना चाहूँगा। मैं इस वीडियो को आरंभ करूँ, उसमें आगे बात कहूँ, मैं आप सबको जो देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि वे एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करते समय याद रहे कि सब्सक्राइब करते समय जब घंटी का बटन या घंटी का आइकॉन दिखाई दे तो उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जो जो नए वीडियो आएंगे वो आपके अपने आप आपको नोटिस मिल जाए, उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो घंटी से यही तात्पर्य है, इसलिए घंटी को दबाना नहीं भूलें। अब मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि जिस तरह से राजस्थान की अन्य रियासतों के किसान सामंती और औपनिवेशिक शोषण के शिकार थे, उसका अपवाद बीकानेर के किसान भी नहीं थे। और यदि हम बीकानेर स्टेट की जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, जो कृषि संरचना है, उस कृषि संरचना में मुख्य जो भूमिका होती है वो होती है कृषि भूमि की। तो जो कृषि भूमि है वह कृषि भूमि का लगभग 33% हिस्सा केवल खालसा के अंतर्गत था। खालसा जो कि सीधे राज्य के प्रशासन के द्वारा संचालित होती थी। और 67% जो भूमि है वो 68% ये जो है जागीरदारों के पास थी। तो जागीर के अंतर्गत भूमि का अधिक हिस्सा था। और जागीरों में जागीरदार, जहाँ तक राजस्व प्रशासन का मामला है, उसमें वे सर्वोपरि थे। वे अपनी टर्म्स कंडीशन जो परंपराएं थीं, परंपराओं के अनुसार ही चलते थे, किंतु वे अपनी टर्म्स कंडीशंस पर ही किसानों से खेती करवाते थे और उनसे राजस्व वसूल करते थे। उनमें राज्य सीधे तौर पर कोई खास दखल नहीं देता था। तो ऐसी स्थिति में जो किसान हैं, अधिसंख्य जो किसान हैं, वो इसके लगभग जागीरों के अंतर्गत था। क्योंकि जब 68-67% भूमि जागीरों के पास थी, तो बहुत कम भूमि राजा के सीधे प्रशासन के अंतर्गत थी, जिसे हम खालसा कहते हैं। और खालसा भूमि का ये था कि अंग्रेजों के आने के बाद निश्चित नियम बन गए थे, भू राजस्व प्रणाली को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया था, उसकी व्याख्या कर दी गई थी, ताकि किसी तरह की कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। यूँ तो विसंगतियाँ थीं, ऐसा नहीं कह सकते विसंगति विहीन कोई व्यवस्था थी, किंतु वहाँ एक सिस्टम था, रूल्स थे, अधिकारी थे। किंतु जागीरों में कोई सिस्टम और रूल नहीं था, बल्कि परंपराएं थीं। और बाकी कामदार या दूसरे और जो कारिंदे होते थे जागीर के, वे राजस्व प्रशासन का कार्य देखते थे। बीकानेर के जो किसान हैं, उनकी स्थिति देखा जाए तो राजस्थान के अन्य भूभागों की तुलना में और भी बुरी थी। कारण ये था कि एक तो जो सामंती स्ट्रक्चर जो बना था, अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामंती व्यवस्था, जो ब्रिटिश जो था ताज, उसके अंतर्गत जो व्यवस्था बनी, जिसको हम औपनिवेशिक और सामंती व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वो तो समान थी ही। जिस तरह से अन्य जगह किसान अधिक राजस्व, लागवाग, बेगार, पशुकर, इसके अलावा ये जो है आपका एक्साइज ड्यूटी, चुंगी, दुनिया भर के टैक्सेस थे। और उन टैक्सेस का सबसे ज़्यादा जो भार था वो कृषि क्षेत्र पर ही था। तो इस तरह से वे उस व्यवस्था के अंतर्गत जो अंग्रेजों के साथ संधि करने के पश्चात संपूर्ण राजस्थान की रियासतों में विकसित हुई थी, वैसी ही व्यवस्था बीकानेर में भी थी। किंतु जो मैंने कहा कि यहाँ का किसान और अधिक परेशानी में था, उसका सबसे बड़ा कारण था प्राकृतिक आपदाएं। बीकानेर एक सूखा प्रदेश है, और सूखे में भी जो उत्तरी राजस्थान है वो पूरी तरह डेजर्ट है। उस डेजर्ट में अकाल पड़ना सामान्य सी बात है। यदि बरसात पर्याप्त ना हो तो अकाल पड़ जाते थे। और अकाल से पीड़ित किसान, किस तरह से एक बार अकाल पड़ जाए तो उसके बाद उसको वापस उठने में बहुत समय लगता था। उसका परिणाम कई बार ये होता था कि किसान कर्जदारी में डूब जाता था। तो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और
अपने आप को रिस्टेट करने के लिए एग्रीकल्चर पर उसको लोन की आवश्यकता होती थी, जो लोन मुख्य रूप से प्राइवेट जो महाजन वर्ग हैं उन्हीं से प्राप्त होता था। उनकी टर्म्स कंडीशंस भी अपनी मनमानी हुआ करती थी। तो ये जो प्राकृतिक आपदाओं के बारे में एक दोहा राजस्थान में चलता है, वो अकाल के बारे में, अकाल खुद कह रहा है, अपना परिचय दे रहा है, अकाल अकाल में कहाँ रहता हूँ, तो कहता है पग पूंगल सिर मेड़ते, पर पग तो मेरे पाँव जो है वो तो पूंगल में है। पूंगल बीकानेर का एकदम ये पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, तो पग पूंगल में, और धड़ मेड़ते, मेड़ता पड़ता उस समय मारवाड़ में था, धड़ और जो धड़ है वो मेड़ता में है, और उदरज बीकानेर, जो सीना और जो पेट है वो बीकानेर में है। भूलो चूको जोधपुर, थामो जैसलमेर। तो सबसे ज़्यादा पीड़ित 3 इलाके थे कि भूले चूके मैं जोधपुर भी चला जाता हूँ, लेकिन जैसल तो मेरा परमानेंट ठिकाना है। और इधर जो इन्होंने पुंगल से लेकर के मेड़ता तक का जो पूरा विस्तार दिखाया है, इसी उसमें बीकानेर आता है। और उदरज बीकानेर, मेरा जो पेट है वो तो है बीकानेर में। तो आप देखिए कि इन ऐसी स्थितियों में, क्योंकि इस इलाके को वैसे भी मरुदेश, मरु प्रदेश या मरुभूमि कहते थे, जिसका मतलब होता है मृत्यु की भूमि या लैंड ऑफ डेथ। तो ऐसी विषम स्थितियों में जीने वाला किसान किस तरीके से एक नई व्यवस्था में रह रहा है, तो वो कष्ट उसके थे ही। इसके अलावा क्या हुआ है, बीकानेर जो स्टेट था, उस स्टेट में संस्थाओं का विकास, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन की हम मेनली बात करें, तो उस समय हेल्थ और एजुकेशन की बात तो कल्पना के बाहर था। कोई ऐसी कोई बहुत उम्दा व्यवस्था नहीं थी। जो सक्षम वर्ग थे उनके लिए कुछ मामूली शिक्षा की व्यवस्था थी, और स्वास्थ्य के लिए जो भी एक तरह स्वयं से भी वैद्य जो लोग थे उनसे मिलती थी। तो मैं उन संस्थाओं की बात भी नहीं कर रहा, ना राजनीतिक चेतना की बात कर रहा, किंतु प्रशासन के लिए कुछ सिस्टम होता है वो विकसित, बहुत कम विकसित था। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि किसान को अपनी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के समाधान के लिए कोई संस्थागत या कानूनी कोई विकल्प नहीं था। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतनी भयावह स्थिति थी बीकानेर की, तो वहाँ किसान आंदोलन अन्य राज्यों की तुलना में विलंब से क्यों पैदा हुए? तो इसका सबसे जबकि उसी के जो एडजॉइनिंग 2 स्टेट्स और हैं, जैसे जयपुर स्टेट है, तो जयपुर स्टेट के शेखावाटी इलाके में 1920 के बाद लगातार एक किसान आंदोलन चलता है। और इसी तरह से दूसरा उसका एडजॉइनिंग स्टेट जोधपुर है, जोधपुर में भी किसान आंदोलन लंबे समय से चलता है। तो दोनों जगहों के किसान आंदोलन का भी इम्पैक्ट वहाँ क्यों नहीं दिखाई दिया? इसके अलावा एक हिस्सा बीकानेर का पंजाब के साथ मिलता है। पंजाब जहाँ प्रिंसली स्टेट्स के अलावा सीधा अंग्रेजी शासन भी था, और जहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़, क्योंकि हम जब बात करें 1920 का असहयोग आंदोलन, उसके पहले का जलियांवाला बाग का कांड, तो पंजाब का भी तो राजनीतिक चेतना बहुत थी, किंतु उसका असर बीकानेर पर क्यों नहीं दिखा? तो इसके विलंब के जो कारण हैं, उन कारणों पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उसका प्रमुख तौर पर कारण ये माना गया कि तत्कालीन महाराजा जो थे गंगा सिंह बहुत ही निरंकुश प्रवृत्ति के और सर्वसत्तावादी नीति के व्यक्ति थे। मतलब वो बहुत माइटी किंग थे, इसमें कोई दो राय नहीं कि वे अपने आप में एक विजनरी थे। वो बहुत भविष्य दृष्टा भी थे, और वो इतने पावरफुल थे कि जिस समय महाराजा गंगा सिंह थे, हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें थीं, उन रियासतों में नंबर 1 पर रेटिंग हुई महाराजा गंगा सिंह की। और उन्हीं के नेतृत्व में एक संगठन बना था जो कांग्रेस को काउंटर करने के लिए प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा बनाया गया। उसका नाम था, उसको बोलते हैं भारतीय नरेंद्र मंडल, जिसका इंडियन चैम्बर ऑफ इंडियन प्रिंसेज, नरेंद्र मंडल। तो उस नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष स्थापना से लेकर 1920 में और 1926 तक 6 वर्ष तक वे लगातार जो है इसके संगठन के अध्यक्ष रहे, जिस संगठन का काम ये था कि उन प्रिंसली स्टेट्स में तो कम से कम कांग्रेस को नहीं घुसने देना है। इसके अलावा आप देखें जो उनकी दूरदर्शिता थी, उसमें तक उनके काल में सिंचाई, परिवहन और यातायात के साधनों का विकास हुआ। इसके लिए भी हमेशा याद भी किए जाएंगे। तो एक उससे ये लग रहा, किसानों को इमीडिएट लाभ तो नहीं पहुंचा इनका कि सिंचाई यातायात का, किंतु ये लगने लगा कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो वो ऐसा नहीं केवल माइटी किंग थे या निरंकुश प्रवृत्ति के थे, बल्कि उनकी दृष्टि में अपनी रियासत का विकास किस तरह किया जाए, इसकी एक स्पष्ट उनके पास
उनका ब्लूप्रिंट था उनके दिमाग में, तो उसी के आधार पर वो आगे बढ़ रहे थे। तो इससे भी कुछ फर्क हुआ। दूसरा क्या हुआ है कि ये जो जिसकी हम बात करते हैं खास तौर पर गंगा नहर, जिस गंगा नहर जो है ये गंगा सिंह जी ही लाए, और गंगा सिंह के टाइम ये श्री गंगानगर नगर बसा, और श्री गंगानगर के बाद ये जो है ये यहाँ किसानों का आकर के बसना शुरू हुआ। तो श्री गंगानगर को आबाद जो किया वो पंजाब के किसानों ने किया। राजस्थान के स्थानीय किसानों की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि पंजाब की कृषि आगे बढ़ी हुई थी। इसके अलावा अधिक वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण वहाँ से भारी संख्या में किसान आकर्षित हुए, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में इश्तहार जारी किए थे कि जो भी हमारे यहाँ किसान खेती करना चाहेगा हम उसको ज़मीन देंगे, ज़मीन की किस्त वो जो है कॉस्ट किस्त में वसूल करेंगे, और उनको अनेक रियायतें दी जाएंगी, सिंचाई के लिए नहर बनी रही है। तो यूँ करके वहाँ काफ़ी जो है कॉलोनाइजेशन हुआ। अंग्रेजों के चहते महाराजा होने के कारण उनकी जो थी ताकत मनमानी, वो कभी किसी के सामने झुकने वाले नहीं थे, क्योंकि जब ब्रिटिश जो मास्टर्स थे उनके वो सबसे चहते थे, तो उन्हें किसी की परवाह थी नहीं। इसके अलावा आप देखें कि और इनका जो थोड़ा सा उदारवादी कार्य में, वो तो मैं कठोर बात कह रहा हूँ, लेकिन उदारवादी कार्य देखो तो 1931-31 में ऑल इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में खासतौर पर ब्रिटिश इंडिया में ही बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी एक बनी। तो बीकानेर स्टेट में भी इन्होंने एक बैंकिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की, और बैंकिंग जो बीकानेर की बैंकिंग कमेटी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ये बात स्पष्ट तौर पर दर्शाई गई कि किसानों की वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर है, और यदि किसानों को राज्य की ओर से वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए तो खेती यहाँ कोलैप्स कर जाएगी। तो आप देखो उसके बाद खास तौर पर इन्हीं के काल में किसानों के लिए जो पहले से तकावी ऋण की व्यवस्था तो थी, किंतु अब कोऑपरेटिव का भी शुरुआत बीकानेर में हुई। तो बीकानेर में कुछ तो एडवांसमेंट हुए। दूसरी बात जो मैंने कहा वो विजनरी दूरदर्शी थे, तो एक इंटरेस्टिंग किस्सा आता है कि जब जोधपुर स्टेट में जयनारायण व्यास जो कि एक प्रसिद्ध एजिटेटर हैं, एक आंदोलन करता हैं, उन आंदोलनकर्ताओं को जब राज्य की ओर से बहुत तंग किया जा रहा था, तो ये मानस बना लिया था जयनारायण व्यास ने, क्योंकि वे कलाकार भी थे, वे अच्छे डांसर भी थे, तबला वादक भी थे, तो डांसर में तो एक नंबर वो थे। तो वो अपना प्लान कर रहे थे कि जा करके फिल्में ज्वाइन कर लें और राजनीति को छोड़ दें, क्योंकि आए दिन पुलिस घर पे बैठ रही है, पहरे लगाए जा रहे हैं, आपका चलना फिरना, लोगों से मिलना जुलना सब मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने ऐसा मानस बना लिया। जब इस बात की खबर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को लगी, तो महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के जो वो थे उस समय दीवान अंग्रेज थे, डीएम फील्ड करके, उन फील्ड साहब को उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। उसमें ये कहा कि जयनारायण व्यास जैसे राजनीतिक ये इस देश के भविष्य हैं। वो ये तक उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि हमारा युग तो खत्म हो रहा है, आने वाले यही लोग हैं, यही राजनेता हैं, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आए तो फिर क्या होगा। तो इसलिए उनके साथ रियायत बरती जाए, उनके साथ ज़्यादा कठोरताएं ना बरती जाएं, नहीं तो वो एक जो टैलेंट है जो राजनीति में रहना चाहिए, वो टैलेंट राजनीति से निकल करके फिल्म में चला जाएगा। तो इससे एक बड़ी बात भी नज़र आती है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई आंदोलन हो, वो नहीं चाहते यहाँ किसान आंदोलन हो या कोई प्रजामंडल आंदोलन हो, लेकिन साथ ही साथ जहाँ आंदोलन हो रहे हैं और वहाँ के वो जो नेता हैं जयनारायण व्यास, जो कि पूरे राजस्थान को प्रभावित करते थे, इतनी बड़ी शख्सियत थी जयनारायण व्यास, तो उनको लिए नरम रुख अपनाने के लिए महाराजा रिक्वेस्ट कर रहे हैं जोधपुर के दीवान को कि इस पर थोड़ा ध्यान रखें। तो यूँ करके क्या है कि गंगा सिंह की जो मिला जुला व्यक्तित्व था, एक तरफ माइटी किंग बिल्कुल ऑथोरिटेरियन, और दूसरी ओर विजनरी और डेवलपमेंट में ध्यान देने के कारण यहाँ विलम्ब से आंदोलन शुरू हुआ। ये तो एक बात हुई। अब क्या हुआ है कि जब प्रगतिशीलता कोई होती है तो प्रगतिशीलता का परिणाम तो प्रगतिशील ही होगा। तो जब इन्होंने गंगा नहर 1925 में इसका काम शुरू हुआ, और 1927 में 2 साल की अवधि में गंगा नहर तैयार हो गई और इसमें पानी आना शुरू हो गया। उसके पहले ही भूमि के आवंटन हो चुके थे, तो यहाँ पर खेती आरंभ हो गई, और खेती इसमें ज़्यादातर पंजाब के लोग आए। तो एक तो ये हुआ कि जो पंजाब से लोग आए वो पहले एकताबद्ध थे, दूसरा ये बिल्कुल उजाड़ क्षेत्र था, यहाँ पे कुछ था नहीं, तो उसमें अनेक तरह की प्राकृतिक और दूसरी परेशानियां थी, तो उसको मिलकर ही जो है सुलझाया जा सकता था।
इसलिए उनमें इनबिल्ट यूनिटी थी जो पंजाब से किसान आए। और जब यहाँ आए तो राज्य को भी पूरा पता नहीं था भाई कैसे पूरा नई कॉलोनी बस रही है, नई खेती हो रही है, इसमें सिंचाई होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, वो तो आएंगी ही आएंगी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जहाँ 1927 में ये नहर शुरू हुई और 1929 में जो गंगानगर है, गंगानगर की स्थापना तो उसी समय जब नहर का काम शुरू हुआ है उस समय बन गया, क्योंकि वहीं से सारा उसको बेस बनाकर ही नहर का काम शुरू किया गया, क्योंकि इंजीनियर्स या वर्कर्स या मशीन्स वगैरह सब उसको बेस ही वहाँ से बना। तो अब वहाँ गंगानगर, श्री गंगानगर शहर बसा। और श्री गंगानगर में जो पंजाब से किसान बसे थे वो विकास की समस्याओं से परेशान थे, क्योंकि जब तक एकता तो उनमें थी, लेकिन जब तक राज्य की ओर से जो वायदे किए गए हैं यदि वो नहीं पूरे होते हैं तो कृषि विकास में दिक्कत होगी। तो 1929 अप्रैल 1929 में ही श्री गंगानगर में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया गया और सरदार दरबारा सिंह इसके अध्यक्ष बने। तो ये जो जमींदार एसोसिएशन है, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस जमींदार से हम कंफ्यूज ना हो कि जो जमींदार शब्द है ये केवल लैंडलॉर्ड्स या जागीरदार या ये जो है आपके दूसरे जिलेदार उनके लिए नहीं होता है। ये राजस्थान में भी इस नाम का उपयोग किसानों के लिए होता है। जैसे कई जगह कहते हैं भाई क्या करते हो, तो किसान ज़्यादातर किसान ही करते हैं, लेकिन आप पूर्वी राजस्थान में बात करिए किसी किसान से तो भाई क्या करते हो, किसान जमींदारा करते हैं। तो जमींदारा जो है, जमींदारा कहते हैं, जमींदारा या जमींदारा। तो पंजाब में भी किसान को जमींदारी कहा जाता है। ये नहीं है कि वो लैंडलॉर्ड ही हो, जरूरी नहीं है, वो ताल्लुकेदार हो, ये कोई जरूरी नहीं है, या जागीरदार हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन वो जो जमींदार शब्द है ये आम किसान के लिए उपयुक्त हुआ। तो जो जमींदार एसोसिएशन बनी, इस एसोसिएशन का उद्देश्य था कि जो किसान आकर के गंगा नहर के कैचमेंट एरिया में काम कर रहे हैं उनके लिए सहूलियतें किस तरह से राज्य से प्राप्त की जाएं। और इस श्री गंगानगर मुख्यालय बनाया गया इसका जमींदार एसोसिएशन का, और वहाँ के प्रमुख कस्बों करणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, इनमें इसकी शाखाएं खोली गई। तो इस तरह से विधिवत रूप से स्वतः ही न चाहते हुए भी 1929 में जमींदार एसोसिएशन नामक संगठन आ गया। इसके पहले जन संगठन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इस मामले में एक अच्छी शुरुआत से मानते हैं कि जो प्रगतिशील कदम था महाराजा गंगा सिंह जी का, कि उन्होंने एक नहर बनवाई और उससे सिंचाई के साधन विकसित करने की और रेलों का भी विस्तार करवाया, ये सब काम हुआ। तो उससे ये हुआ कि थोड़ी प्रगतिशील तत्वों का प्रवेश हो गया और जो पुरानी व्यवस्था के अगेंस्ट थे। तो जो जमींदार एसोसिएशन की 10 मई 1929 को श्री गंगानगर में एक बैठक हुई और उस बैठक में एक लंबा मांग पत्र तैयार किया गया, जिसमें गंगा नहर के किसानों को सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, पूरा पानी उन तक पहुँचे। इसके अलावा सिंचाई की जो आवियाना टैक्स था, सिंचाई कर में कमी करने की बात की गई। भूमि की जो किस्तें थीं उनको कम करने, या अगर पैदावार ठीक से नहीं तो किस्तों को आगे बढ़ाने के मामले थे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और दूसरी सुविधाएं, स्वास्थ्य संबंधित अस्पताल, इन सब के लिए भी उन्होंने अपने मांग पत्र में बातें रखी और राज्य सरकार ने उनकी मांगों को तर्कसंगत मानते हुए तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लिया। तो ये जो संगठन था जमींदार एसोसिएशन, ये गरीब किसानों का संगठन तो नहीं था। जो किसान आए थे वे समृद्ध किसान थे और उनके पास पहले से वहाँ भूमि भले कम होगी लेकिन वो पहले समृद्ध थे और उन्होंने यहाँ एक नए तरीके से खेती शुरू की। तो उनका उद्देश्य, जो जमींदार एसोसिएशन है, उसका उद्देश्य ना तो राजा को चुनौती देना है, ना किसी जागीरदार से उनको कोई मतलब है। उनका सीधा सीधा ये है कि जो उनके अपने कितनी सहूलियतें और छूट राज्य से प्राप्त करके अपने को एस्टेब्लिश कर सकते हैं उस इलाके में, यही उनका उद्देश्य था। और उन्होंने कभी भी कोई बड़ी ऐसी कोई कहीं हड़ताल कर दी हो या नो टैक्स कैंपेन चला दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। यूँ उनके मामले, जो पंजाब की विधानसभा थी जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहें, तो वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें इनके मुद्दे अवश्य उठाए जाते थे और उसकी ओर से जो प्रश्न उठते थे असेंबली में वे महाराजा को कन्वे किए जाते थे। तो इस तरह से एक चैनल उनके पास वह भी था कि वे विधान परिषद के माध्यम से अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने की बात करें। इसके अलावा स्वयं महाराजा गंगा सिंह, क्योंकि इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, दिस श्री गंगानगर एंड दिस
कैनाल, गंग कैनाल एवरीथिंग, तो वो भी रेगुलर इस एरिया को विजिट करते रहते थे कि वो उसको विकसित होते हुए देखना चाहते थे कि जो उनका विजन था वो विजन पूरा हो रहा है अथवा नहीं। तो ये जो एसोसिएशन है ये 1929 में बनी और 1947 तक इसकी बहुत कार्रवाइयाँ, इसकी मीटिंगें हो रही हैं, कभी गुरुद्वारों के लिए कुछ हो रहा है, कई अनेक चीज़ें हुई हैं, किंतु उन्होंने एक तो शांति व्यवस्था कभी भंग नहीं की और राजा की सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी। वे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीकों से अपना काम करते रहे। और वैसे देखा जाए तो राजस्थान के किसान आंदोलन में सीधे तौर पर इस श्रीगंगानगर के जमींदार एसोसिएशन के आंदोलन का कोई विशेष महत्व नहीं दिखता है, लेकिन महत्व इस मामले में दिखता है कि इससे एक संगठन की शुरुआत हुई और एक लगा कि ये एक तरीका है समस्याओं के समाधान का, एक संगठन बना के आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस संगठन का स्थानीय जो बीकानेर वासी थे, स्थानीय लोगों से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि ये उनकी ही एसोसिएशन थी, लोकल एलिमेंट्स उसमें नहीं थे। और जो गंगा नहर का एरिया था वह एरिया पहले वीरान था, बाद में आबाद हुआ तो सीधे सीधे खालसा के अंतर्गत ही आया, जो कि सीधे राजा की प्रशासन के अंतर्गत था। तो जागीरदारों का भी यहाँ कोई दखल नहीं था। लेकिन एक शुरुआत 1929 में जमींदार एसोसिएशन से हुई। अब हम बात करते हैं कि भी जागीर क्षेत्रों में ये आंदोलन कब शुरू हुआ है। तो यहाँ सबसे पहली शुरुआत, क्योंकि जैसा आप लोग जिन्होंने मॉडर्न राजस्थान पढ़ा है उनको पता है कि देसी रियासतों में कांग्रेस का सीधे तौर पर संगठन नहीं था, ना कांग्रेस इनमें संगठन बनाना चाहती थी। यहाँ के किसान आंदोलन जो पहले शुरू भी हुए वे अपने आप के लोकल, ठीक है, प्रेरणा उनको राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन से मिल रही थी, किंतु उनके लोकल संगठन थे और कांग्रेस की ओर से उन संगठनों को सीधा कोई समर्थन भी नहीं था। किंतु 1936 के बाद थोड़ा परिवर्तन आने लगता है। 1938 में परिवर्तन आ ही जाता है जब हरिपुरा कांग्रेस में इस बात को एश्योर कर दिया जाता है कि देसी रियासतों के जो आंदोलन हैं वे कांग्रेस के आंदोलन माने जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने इलाकों में जा कर के अपने अपने संगठन बनाएं। लेकिन 1937 में एक छोटा सा प्रयास जो है बीकानेर में जागीर क्षेत्रों में दिखाई देता है। तो 1937 में उदासर कोई जगह है, उदासर गांव के किसानों ने गैर कानूनी लागबाग और बेगार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई 1937 में। यहाँ के किसान नेता थे जीवन चौधरी। उन जीवन चौधरी ने बीकानेर प्रजामंडल, जो कि अभी तक तो स्ट्रगल ही चल रहा है, प्रजामंडल तो और बहुत बाद में जाके बनता है, लेकिन जैसा भी कुछ लूजली ऑर्गेनाइज था ऑर्गेनाइजेशन, उसके कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी समस्याएं महाराजा तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस ने जीवन चौधरी और ये जो प्रजामंडल के कार्यकर्ता थे न केवल उनको धमकाया बल्कि पीट कर अपमानित भी किया और उससे कोई गेन किसानों को नहीं हुआ। लेकिन यह अपने आप में एक अच्छी शुरुआत थी कि जब पहली बार स्थानीय किसानों ने जागीर व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि ये जो उदासर गांव है ये भी जागीर का गांव था और यहाँ की जो भू राजस्व की डिमांड थी, क्योंकि जागीरदार अपनी आवश्यकता अनुसार या कभी राज्य द्वारा अगर ट्रिब्यूट बढ़ा दिया जाता है, भाई जागीरों को ज़्यादा पैसा देना है, तो किसान से वसूली ज़्यादा हो जाने लग जाती थी। कई बार जागीरदार अपने स्तर पर भी कर देता था। जागीरदार अगर कोई नया सुधार भी करता था उसका भी टैक्स लगा देता था। तो इसी व्यवस्था को पहली बार चुनौती 1937 में उदासर गांव के लोगों ने दी और उसमें उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। बस इतनी सफलता है कि उन्होंने एक बार बीकानेर जाकर महाराजा तक अपनी बात रखने की कोशिश तो की, किंतु पुलिस ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। इसके बाद जो संगठित पहला जो किसान आंदोलन होता है जागीर क्षेत्रों में, वो महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन है। महाजन ठिकाना बीकानेर का ए श्रेणी का ठिकाना था और ए श्रेणी के जो ठिकाने हुआ करते थे उनके ठाकुरों को या उनके जागीरदार को विशेष अधिकार, विशेष शक्तियाँ उनके पास होती थी, इसलिए वे अपने आप को एक मिनी किंग ही मानते थे। वे अपने आप में महाराजा ही होते थे अपने इलाके के। और वे जो मैं यहाँ बात कहना चाह रहा हूँ कि किसानों के साथ मनमानी कर वृद्धि करना, ये सब उनके मतलब ऑटोक्रेटिक पावर्स थी उनकी और उस ऑटोक्रेसी को वो एनफोर्स वो कर रहे थे। तो और एनफोर्स अगर एक सीमा तक रहेगी जहाँ तक वो जायज़ है या वियरेबल है, जिसकी सहन किया जा सकता है, चलता है। लेकिन जब एक परंपरागत तौर पे आप पहले से ही शोषण के शिकार हैं, अगर वो बढ़ने लगता है तो ये स्थितियाँ आती हैं। तो मई 1938 में महाजन ठिकाने के किसानों ने जो है जागीरदार द्वारा
भू राजस्व, चराई कर, वहाँ पे क्या है कि पशु कर और लगता था, जिसमें पशुपालन पे टैक्स था, क्योंकि पशुपालन बीकानेर का अगर वास्तव में देखा जाए, किसानों का धंधा कृषि कम पशुपालन ज़्यादा था, तो पशु से टैक्स मिलते थे। इसके अलावा घी दूध की निकासी पर चुंगी मिलती थी, जिसको मापा छापा कई तरह की, मतलब उसको कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी, तो ये सब लगती थी। तो ये जो किसानों ने जो है पहली बार उस जागीरदार को ये आग्रह किया कि वे जिस तरह से भू राजस्व की और अन्य करों की दरें बढ़ रही हैं, वे किसानों के लिए सहनीय नहीं है, इसलिए उनको रीजनेबल बनाया जाए। लेकिन जागीरदार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने बीकानेर के राजस्व मंत्री को सितंबर 1938 में, मई 1938 में शुरुआत हो रही है, तो राजस्व मंत्री को शिकायत की। जब राजस्व मंत्री के पास मामला पहुंचा तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि वे कैसे भी कि इस मामले को निपटाया जाए। लेकिन इसी बीच दिसंबर 1938 में महाजन ठिकाने के जो जागीरदार थे, उन्होंने भी राजस्व मंत्री को पत्र लिखा कि यहाँ कुछ लोग किसानों को बहका रहे हैं और उन्हें भू राजस्व अदा न करने के लिए की आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, और यहाँ बदअमनी फैल रही है, और साथ ही साथ यहाँ शांति भंग होने की संभावना है। तो दो विरोधी बातें आ गई, क्योंकि जब एक पक्ष किसानों ने रखा, दूसरा पक्ष जागीरदार ने रखा। तो इस स्थिति को सुलझाने के लिए दीवान जो होते थे, प्रधान जो होता था उसका, राज्य का जो दीवान होता था, जिसको हम प्रधानमंत्री भी कहते थे उस समय, तो दीवान को ये बात थी भाई इनको बीच में समझौता कराया जाए। लेकिन समझौते में बात ये चल रही थी कि भाई जो 1926 की व्यवस्था थी उसको अब 1938 में फिर लागू कर दिया जाए, जो टैक्सेशन की जो रेट्स वगैरह थी। लेकिन किसानों का कहना ये था कि हम कोई चेंज नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो राजस्व की दरें या लाग बाग और अन्य चीज़ें खालसा क्षेत्र में वसूल की जाती हैं, वही जागीर क्षेत्र में वसूल की जाए। उनका एक यही वो था। तो ऐसी स्थिति में ये सुलझने की स्थिति नहीं थी। तो अंततः ये हुआ कि किसान जो हैं उन्होंने भू राजस्व देना बंद कर दिया, और उन्होंने सीधा जागीरदार के जो होते थे कारिंदे कामदार वगैरह, उनसे मुकाबला करना शुरू कर दिया। और जब ये जो घटना हुई है शुरुआत, ये आंदोलन तो चलते रहे, लेकिन जब 2 साल तक टैक्स नहीं दिया गया तो जागीरदार की बेचैनी बढ़नी थी, किसानों ने पेमेंट रोक लिए। तो ऐसी स्थिति में बीकानेर राज्य ने मध्यस्थता करना उचित समझा, और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ठीक है, अब जो किसान हैं इनको कुछ रियायत दे दी जाए, और रियायतों के साथ समझौते की बात भी हो गई। किंतु जागीरदार की वादा खिलाफी के कारण वह समझौता भी नहीं हो पाया। तो नवंबर 1941 की ये घटना है, जब खनीसर कोई गांव था, उस खनीसर गांव में राजस्व कामदार, स्वयं कामदार, और कामदार भी उस समय क्या हुआ, जो राज्य में कहीं तहसीलदार था उससे महाजन ठिकाने का कामदार बना करके भेज दिया गया, और उसको ये टास्क दिया गया था कि ये जो मामला यहाँ फैला है इसको सुलझाया जाए। किंतु उसने भी किसानों के मत पक्ष में ध्यान न दे करके अपने जो जागीरदार है उस पर ध्यान दिया, और उन्होंने शक्ति के द्वारा राजस्व वसूलने की बात की। तो खनीसर गांव पहुंचे तो किसानों ने इसका खुला विरोध किया, और खुला विरोध स्थिति होगी कि जब स्थिति बिगड़ने की नौबत आने लगी तो बीकानेर राज्य को पुनः हस्तक्षेप करना पड़ा। और इस हस्तक्षेप में उन्होंने जो आदेश दिया बीकानेर स्टेट ने, उसमें ये हुआ कि 1938-39 का जो राजस्व है उसमें 50%, और 1939-40 का राजस्व है उसमें 25% की छूट दे दी जाए, और जो पेंडिंग हो गया है राजस्व उसको वसूल कर लिया जाए। तो इस प्रकार से किसानों की यह एक सफलता थी कि उन्हें राजस्व में रीजनेबल छूट मिल गई। लेकिन आंदोलन तो समाप्त हो गया, साथ ही साथ ये हुआ कि 2 किसान नेता थे, एक तो कोई खनीसर गांव के निवासी थे गणेश जाट, और दूसरे चीदासर या चीड़ासर जगह है, वहाँ क्या था तारू जाट। ये तारू जाट जो है ये वह व्यक्ति है जिसने ओरिजिनली आंदोलन शुरू किया था। पहली बार वो जो है महाजन ठिकाने के जागीरदार के पास ये मसला लेके गया था। तो ये तारू जाट वही है। तो इस तारू जाट जो ये है चीड़ासर का, और गणेश जाट खनीसर का, इन दोनों को 500-500 रुपये के
मुशुल्के पर पाबंद किया गया कि वे भविष्य में अब ऐसा आंदोलन शुरू नहीं करेंगे, मतलब वचनबद्धता उनसे ले ली, अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो वो सजा के पात्र होंगे। और साथ ही साथ कुछ लोग जो इस आंदोलन में समर्थन कर को मतलब वो दे रहे थे, सहयोग कर रहे थे, उनमें 2-3-4 नाम हैं। इसमें तो है रघुनाथ मनिया, फतिया वैरागी और अक्कू बलोच। इनको महाजन ठिकाने से निष्कासित कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया कि वो इस ठिकाने में कहीं नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ऐसा भी नहीं है कि केवल छूट मिली, छूट के साथ साथ थोड़ा जो उनको एक और तो वो जो है कोर्ट में मुशुल्के दे करके पाबंद किया गया वहाँ के स्थानीय निवासी किसान नेताओं को, और जो और एक्टिविस्ट थे उन एक्टिविस्टों को निष्कासित कर दिया। लेकिन बाद के रिकॉर्ड इस बात को बताते हैं कि जिनका निष्कासन किया था कुछ वर्षों बाद उनका निष्कासन रद्द कर दिया गया, और उनकी जो भी अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टीज घर वगैरह थे वो सब उनको सुरक्षित ऐसे ही मिल गए। तो इस तरह से महाजन ठिकाना सही अर्थों में देखा जाए तो महाजन ठिकाने का शुरुआत हमने की भाई श्री गंगानगर का जो जमींदार एसोसिएशन है उसकी एक्टिविटी। देन उसके बाद में उदासर गांव के जो जीवन चौधरी के नेतृत्व में जो एक प्रयास हुआ प्रजामंडल के सहयोग से, दूसरा प्रयास वो था, किंतु सक्सेसफुल जो पहला प्रयास है वो महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन है। तो इस तरह के से हम देखते हैं कि ये जो समझौता हुआ है ये दिसंबर 1941 में जाकर के हुआ, और राजस्व की वसूली सब होने के बाद 1942 में जाकर के ये आंदोलन खत्म हो गया। तो इस तरीके से महाजन के किसान आंदोलन से बीकानेर के किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बीकानेर के किसान आंदोलन का प्रथम भाग है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें उनके जो अन्य आंदोलन हैं उनको सम्मिलित करूंगा। नमस्कार।